इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, जो कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक काउंट हो जाता है। देखो, मॉडर्न फिजिक्स में अपने पास 4 चैप्टर आते हैं, जो कि है पहला डुअल नेचर, दूसरा एटम, तीसरा न्यूक्लियर और चौथा सेमीकंडक्टर। यहाँ से मैं सारे वीडियो मतलब सारे चैप्टर के वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप अगर आपने यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स देख लिया, आपको कहीं और कुछ भी हारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे फॉर्मूले, सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, वो भी बहुत प्रिसाइज्ड वे में, मतलब नोट के फॉर्म में, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि लास्ट टाइम के एग्जाम के टाइम में जितना प्रिसाइज चीज़ें मिल जाए बच्चों के लिए, उतना बेनिफिट होता है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बेसिक चीजें लिख रखी हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 10 है ये क्लास 12th का, जिसका नाम है डुअल नेचर। अब डुअल नेचर में टॉपिक्स कितने हैं? सिर्फ 4 टॉपिक है पूरे चैप्टर में। सबसे पहला बेसिक में आप ये पढ़ते हो कि किस किस को नोबेल प्राइज मिला था और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तक पहुंचते कैसे हैं। दूसरा आप पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये हमारे सिलेबस में डिटेल में है। उसके बाद आइंस्टाइन इक्वेशन, इसमें न्यूमेरिकल्स है आपके पास, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इस पे भी न्यूमेरिकल आपके पास। बहुत आसान चैप्टर में से एक, इजीली देखते जाओ, आपको तुरंत तुरंत समझ में आएगा। जरूरी नहीं है आपने इससे पहले कहीं पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है। देखो, सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक में क्या है कि नोबेल प्राइज किस किस को मिला था। तो नोबेल प्राइज असलियत में इस पूरे चैप्टर में 3 साइंटिस्ट को मिलता है, जो कि आपको थॉरली याद होना चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है, नोबेल प्राइज मिला हुआ हमारे जे थॉमसन साहब को। 1906 में मिला है नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए जे थॉमसन साहब को नोबेल प्राइज मिला था। दूसरा मिला था उन्हीं के जस्ट बगल में, उन्हीं के एक स्टूडेंट थे, जे थॉमसन साहब के ही स्टूडेंट आर ए मिलिकन। आर ए मिल्कन साहब ने पॉइंटरिंग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, जो कि आप अभी पढ़ते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो सबसे पहले आर ए मिल्कन साहब ने खोज निकाला था। तो उनको 1923 में भी नोबेल प्राइज मिला था। और तीसरे नोबेल प्राइज मिले हुए हैं यहाँ पे आइंस्टाइन साहब को। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को जो नोबेल प्राइज मिला है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मिला है। इसको कहीं नोट डाउन कर लो, मैंने लिखा नहीं है। बच्चों को लगता है कि आइंस्टाइन साहब को नोबेल प्राइज मिला है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी E = mc² की वजह से, जो कि बिल्कुल गलत है। नोबेल प्राइज जो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब है सर हैं, उनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से मिला था। मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ, लिख लेना इसको कहीं पे। इसके बाद अपने पास चलो स्टार्ट करते हैं। आप देखो, सबसे पहले इसमें आता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। इस पूरे चैप्टर में बेसिक ही चल रहा है अभी, बेसिक जस्ट इलेक्ट्रॉन एमिशन के बाद आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एमिशन असलियत में 3 तरीके से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिशन मतलब क्या होता है कि मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के कितने तरीके हैं। तो इसमें हमारे पास 3 तरीका है, जो कि एनसीईआरटी ने भी मेंशन कर रखा है। सबसे पहला है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो कि आपका सिलेबस का मेन है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठना, ताकि आप, या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहना, ताकि आप बाद में इसका शॉर्ट नोट बना सको। दूसरा है थर्मियोनिक एमिशन के बाद तीसरा है अपने पास, जैसा कि आपको नाम से अंदाजा लग रहा होगा, मैं फिर बताऊंगा, फील्ड एमिशन। तीसरा है अपने पास फील्ड एमिशन। ये तीनों बेसिक नाम पता होना चाहिए, ताकि आपको जल्दी जल्दी चैप्टर समझ में आ जाए। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है अपने पास कि हम एक मेटल सरफेस लेते हैं, ऐसा करके मेटल का प्लेट लिया, और इसके ऊपर रेडिएशन मारते हैं। रेडिएशन मतलब लाइट मारते हैं, जैसे गामा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, इन सभी रेडिएशन को मारते हैं। रेडिएशन में क्या होते हैं? फोटोन होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ रेडिएशन मारते हैं हम, और जिसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, है ना। तो इस टाइप के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। दूसरा है अपने पास थर्मियोनिक एमिशन में क्या होता है कि किसी भी मेटल प्लेट को लो और इसको हीट करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हीट, ऐसे करके आग बना दिया है ना, गंदा सा आग बना दिया, ऐसे करके हीट करना स्टार्ट किया, ठीक। तो जब भी किसी मेटल सरफेस को आप हीट करोगे तो उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है। इस टाइप के हीट की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो उसको हम थर्मियोनिक एमिशन में काउंट करते हैं। और तीसरा है फील्ड। तो फील्ड 2 टाइप के थे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बात होती है। जैसे ये मेटल प्लेट लिया मैंने और इसको रख दिया हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? इन द रेंज ऑफ 10⁸ वोल्ट पर मीटर। 8 है ये, 10⁸ वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज होना चाहिए। इससे इसी रेंज में जाके आप इलेक्ट्रॉन एमिशन देख पाओगे। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो इसको फील्ड एमिशन कहते हैं। तो अपने पास 3 टाइप के एमिशन थे, लेकिन अपने सिलेबस में जो मेन है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नीट वाले बच्चे छोटी छोटी चीज़ें नोट करते रहें, जैसे 10⁸ हो गया, किस किस को नोबेल प्राइज कब कब मिला था, ये सारी चीज़ें बहुत पुराने क्वेश्चन है, लेकिन पूछे गए हैं ये भी। तो हमारे सिलेबस में, जो बोर्ड के सिलेबस में इस बार का सिलेबस है, वो सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बचा हुआ है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स बात होती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में अगला हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है उसमें 3 साइंटिस्ट आए थे। कितने साइंटिस्ट आए थे? 3। सबसे पहले आए थे एनरिच हर्ट, जिन्होंने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले एनरिच हर्ट्ज HERTZ, जो, अरे साउंड फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट नहीं होती, उन्हीं की बात हो रही है। तो हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन में काउंट करते हैं हम इसको, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे।
हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन यानी कि सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उन्होंने दो बातें हमें समझाई थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आसान है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 3 साइंटिस्ट आए थे। सबसे पहले थे हर्ट्ज साहब, फिर आया था होलाच एंड लेनार्ड, 2 कॉलेज स्टूडेंट थे उस टाइम के, और तीसरे हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन आए थे, जिन्होंने सारा क्रेडिट लेते हुए नोबेल प्राइज ले गए थे। तो देखो भाई, सबसे पहले हर्ट्ज साहब आए। हर्ट्ज साहब ने दो बातें करी। सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया, सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले थे। किसको ऑब्जर्व किया उन्होंने? कि हाँ, असलियत में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। सबसे पहले ये वाली जो कंडीशन थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे रेडिएशन मारते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? हर्ट्ज साहब ने ऑब्जर्व किया था। दूसरी बात, उन्होंने हमें ये समझाया कि देखो भाई, होता क्या है असलियत में, जो हमारे मान लो कि एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है, सबको पता ही बात है ना। जैसे बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा अपने पास, उसके आसपास क्या घूम रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन। और कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, कि जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है इलेक्ट्रिक फोर्स लगा के, जो K(Q1Q2)R² था। तो जैसे ही आपने बाहर से किसी भी इलेक्ट्रॉन को रेडिएशन दिया, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन है हमारा और ये हमारा न्यूक्लियस है, जिसकी वजह से चक्कर आसपास ये चक्कर लगा रहा है ऐसे करके, राइट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। अगर आपने इसको बाहर से रेडिएशन दिया तो ये क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा, और इसके पास इतनी एनर्जी आई कि ये जो अंदर वाला फोर्स था उसको ओवरकम कर जाए, तो ये चुपचाप बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरी राम कहानी, दो बातें समझाई थी। सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया था, दूसरा उन्होंने ये समझाया कि अगर हम रेडिएशन के फॉर्म में उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दें तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। बस इतनी सी बात पे इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन बंद कर दिया था। जिसके बाद आए थे दो कॉलेज स्टूडेंट थे, उस टाइम पे तो कॉलेज स्टूडेंट ही थे, जिनका नाम था होलाच एंड लेनार्ड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरे, होलाच। नाम पढ़ के समझ में आ गया होगा भाई, सब इंडियन तो नहीं होंगे ये। होलाच एंड लेनार्ड, लेनार्ड, ठीक है। ये उस टाइम पे अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, और उनको जब पता चला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खोज निकाली। बस इनकी गलती ये थी कि ये मैथमेटिकली किसी चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए। ऑब्जर्वेशन उन्होंने बहुत सारी देखी और सबको एक्सप्लेन भी किया, तो इन सब की मदद से बाद में जाके मैथमेटिकली इक्वेशन किसने दिया था? आइंस्टाइन साहब ने, और सारा क्रेडिट मिल गया, नोबेल प्राइज भी मिल गया था भाई साहब। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं होलाच एंड लेनार्ड की बातें। देखो भाई, इन्होंने 4 बातें कही थी, 4 बातें इनके कॉन्टेक्ट में। देखो मिक्स में, मैं आपको मिक्स कंटेंट बता रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल सेपरेट करके, जैसे एनसीईआरटी ने बताया नहीं, मैं आपको मिक्स में बताऊंगा, और इतने शॉर्ट नोट दूंगा जो कि आपको एक बार अगर आपने इसको लिख लिया भाई साहब, सब कुछ याद हो जाएगा आपको, और एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कर नहीं पाओगे आप। तो उन्होंने 4 बातें कही, जिसमें से मैं सबसे पहली बात बताता हूँ, उन्होंने बताया था वर्क फंक्शन के बारे में। वर्क फंक्शन, देखो वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई से। यहाँ पे ऐसे करके मैं फाई लिख देता हूँ, और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए ध्यान से सुनते रहना। देखो वर्क फंक्शन क्या है कि मिनिमम कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो इसको मैं कितनी एनर्जी दूं, कम से कम कितनी एनर्जी दूं, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मिनिमम एनर्जी होता है, मिनिमम एनर्जी। अब देखो बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है सबसे बड़ी, कि मिनिमम एनर्जी मैंने बोल तो दिया, लेकिन एनर्जी को हम डिनोट कर सकते थे ई से, लेकिन बुकों में किससे कर रखा है? फाई से। अब बच्चा फाई मतलब अपना एंगल की तरफ जा रहा होता है, थीटा को लेके चल रहा होता है, थीटा और फाई बच्चों ने बहुत पढ़ा होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जब भी फाई मतलब एनर्जी, फाई मतलब एनर्जी, अपने ब्रेन को शिफ्ट करना। और इसी फाई के 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है, या तो आप एच न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी पता हो तो निकाल सकते हो, और या फिर इसी को आप एच सी बाई लेमडा नोट भी कह सकते हो। जहाँ पे सबको पता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फाई मतलब है एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, एच मतलब प्लांक्स कांस्टेंट, और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। प्लांक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड ऐसे करके लिख देता हूँ मैं। और यहीं पे जो अपने पास ये न्यू नोट है, न्यू नोट मतलब देखो सबको पता है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, नोट लगा हुआ है, और यहाँ पे लेमडा नोट, इन दोनों के भी राम कहानी पता होनी चाहिए, कई बार बच्चों इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। देखो न्यू नोट का नाम होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसका नाम होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख देता हूँ मैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये, वेव की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता क्या है? ये होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जिसपे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। मतलब ये जो आप रेडिएशन दे रहे हो, इस रेडिएशन की कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं लिखता हूं यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी है किसकी? इंसिडेंट रेडिएशन की, जिसपे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वैसे ही करके अपने पास लैम्डा नोट भी है। लैम्डा नोट का मतलब होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मैं ये भी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक बार समझ लिया ना आपने, हमेशा के लिए याद हो जाता है ये सब कुछ, लेकिन एक बार सही से समझना होता पहले तो। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ये, लैम्डा मतलब होता है वेव लेंथ।
अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में भी देखो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई बार क्वेश्चन फंसे हुए हैं इसमें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। लेकिन वेवलेंथ में जैसे आप जाते हो आपको पता होना चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वेवलेंथ भी कहते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ ये भी लिख लेना कहीं पे। कट ऑफ वेवलेंथ मतलब होता है मैक्सिमम वेवलेंथ, ये मैक्सिमम होता है। ये दोनों मिनिमम मिनिमम और ये मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ। अब ये उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि देखो अगर एनर्जी मिनिमम है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये भी मिनिमम होगा। लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये मैक्सिमम होगा, इसलिए उल्टा चला जाता है। तो ये थे अपने पास हॉलाचन लेनार्ड की पहली बात जो कि वर्क फंक्शन में थी। इसी में दो चीजें और आपको पता होना चाहिए, जो कि है कि मैक्सिमम वर्क फंक्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो सीजियम जो है, सीजियम है अपने पास और दूसरा है प्लेटिनम। सीजियम का जो वेवलेंथ होता है, सॉरी वर्क फंक्शन होता है, मिनिमम एनर्जी, वो बहुत कम होता है। अगर मैं इसके लिए लिखूं तो वो होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्लेटिनम का वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ये दो, मिनिमम वाला और ये मैक्सिमम वाला, मैं लिख देता हूँ ये मिनिमम है। सबसे कम किसका वर्क फंक्शन होता है, यानी कि सबसे आसान होता है सीजियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना, थोड़ा सा एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉन जो वर्क फंक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये सबसे मैक्सिमम है। यानी कि सबसे मुश्किल काम है इलेक्ट्रॉन का निकालना, किस में से, प्लेटिनम में से। एक चीज़ और, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप यहाँ देख रहे हो जो एनर्जी है, तो मैंने कहा था ये वर्क फंक्शन मतलब क्या है, एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। तो ये जो मिनिमम एनर्जी है वो उन्होंने जूल में ना देके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। ईवी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा हो और उसको जूल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, मैं लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये 5.65 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लिख देता हूँ। देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है जो भी नंबर आपको दे रखा हो, जैसे 5.65 है तो 5.65 लिख देता, या फिर एक का लिख रहा हूँ तो एक लिख दूंगा, इनटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया करो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये अपने आप जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये था अपने पास हॉलाचन लेनार्ड की सबसे पहली बात। ऐसे करके उन्होंने 4 बातों का एक्सप्लेन किया था, भाई साहब बहुत मेहनत की थी उन्होंने। लेकिन 4 बातों में से सबसे पहली बात क्या थी अपने पास, वर्क फंक्शन। अब मैं इसको जल्दी से मिटाता हूँ और बाकी की 3 बातें समझाता हूँ इस वीडियो में, फिर हम आइंस्टाइन और डी ब्रोगली ये जो चीज़ है वो अगली वीडियो में लेंगे, और बेसिक और ये इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है कि हॉलाचन लेनार्ड में हमने सबसे पहला वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ा, और फिर दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में, जो उन्होंने बताया था हमें। तो मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल आसान चीज़ों में से एक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब पोटेंशियल मतलब सबको पता है कि इसका मतलब होता है वोल्टेज। पोटेंशियल मतलब अपने ब्रेन में क्या सोचना चाहिए, वोल्टेज। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं गाँव वालों वी नोट से। वी मतलब वोल्टेज है और नोट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए डिनोशन दिया है हमने। अब इसी में स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखो असलियत में मान लो कि अपने आपने यहाँ पे मेटल प्लेट लिया, ठीक, और इसमें आपने रेडिएशन मारी। जैसे आप रेडिएशन मारोगे तो सिंपल सी बात है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन के साथ निकलते हैं, हाई स्पीड में निकलते हैं और भागते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे अब इमेजिन करो मैंने यहाँ पे दूसरा प्लेट रख दिया। अब जिस प्लेट पे मैं क्या करूँगा, नेगेटिव चार्ज देना स्टार्ट करूँगा। नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कि अगर आपने इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज दिया और ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे हैं, तो नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है अपने पास, नेगेटिव चार्ज है, और इस प्लेट पे भी कौन सा चार्ज दिया, नेगेटिव। तो ये प्लेट क्या करेगा, इसको रिपेल करके रोक देगा, राइट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि ये जो प्लेट है जिसको हम कलेक्टर प्लेट भी कहते हैं, जो कलेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, राइट। तो कलेक्टर प्लेट को मिनिमम कितना वोल्टेज दोगे, मिनिमम वोल्टेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मिनिमम नेगेटिव मतलब मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज, कि मिनिमम कितना नेगेटिव में वोल्टेज दोगे ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोन यानी कि रेडिएशन के गिरने की वजह से निकल रहा है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन को नाम दे दिया गया था फोटो इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके जब भी कोई क्वेश्चन में फोटो इलेक्ट्रॉन पढ़ना मतलब समझना इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन ये जो निकले थे मेटल में से स्पीड में, इसको रोकने के लिए कलेक्टर प्लेट को मिनिमम कितना नेगेटिव का पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज देना पड़ेगा, उस मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, जो कि वी नोट से डिनोट करते हैं। ये -50 वोल्ट, -70 वोल्ट, -80 वोल्ट कुछ भी हो सकता है, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। अब देखो इसी में क्या है कि आप स्टॉपिंग पोटेंशियल से फॉर्मूले कौन कौन सा बना सकते हो, तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला। आप बचपन से हाफ mv² पढ़ते आ रहे हो, लेकिन वोल्टेज की मदद से भी आप काइनेटिक एनर्जी पता कर सकते हो, किसका, इलेक्ट्रॉन का। वो कैसे, कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में स्टॉपिंग पोटेंशियल कर दो। ये बेसिक सा फॉर्मूला है और जो कि बार बार यूज होगा इस चैप्टर में। आइंस्टाइन साहब के क्वेश्चन में बहुत बार यूज हुआ है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19,
और वी नोट मतलब है स्टॉपिंग वोल्टेज यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल उसको देना पड़ेगा रोकने के लिए। तो ये थी दूसरी बात जो हमें होलाचन लेनार्ड के ऑब्जर्वेशंस और पूरी राम कहानी में समझ में आता है। तीसरी बात है अपने पास इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी मतलब कि कितनी लाइट मारी जा रही है, इंटेंसिटी। जैसे कम लाइट है, ज़्यादा लाइट है, तो उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। अब इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में टोटल 3 बातें हैं, बस इतनी सी बात, 3 बात याद रखना है, पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, इंटेंसिटी मतलब आई होप कि मैं आप समझ गए होंगे कि पहले कम लाइट मारा, जैसे 100 रेज मारी, फिर 200 रेज मारी, फिर 400 रेज मारी, तो इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी बढ़ाना, राइट। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा रहा हूं ताकि आप समझो कि इंक्रीज होगा। 1 मिनट बस, किसका फोन आ रहा है, तो बीच में फोन कॉल आ गया था, चलो वापस आ जाओ। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूं यहाँ पे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ेगी। जैसे मैंने पहले 50 वेव दिए तो 50 इलेक्ट्रॉन, 100 वेव दिए तो 100 इलेक्ट्रॉन। अभी जरूरी नहीं है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जैसे मैंने 150 दिया तो हो सकता है 120 हो गया हो, ऐसे करके अलग से ग्राफ दिया गया था। तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहा हूँ ताकि आपके ब्रेन में फिट हो जाए कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी ही फोटो, मैं यहाँ दूसरा भी लिख देता हूँ, इंटेंसिटी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो करंट के भी। फोटो करंट, अब फोटो करंट क्या होता है, सिंपल सी बात है, देखो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो मोशन में है, और जब भी चार्ज मोशन में जाएगा करंट बनेगा। तो इन इलेक्ट्रॉन के मोशन में होने की वजह से जो करंट बनता है उसको फोटो करंट कहते हैं। और जैसे जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे फोटो करंट भी बढ़ जाएगा। तो ये थी पहली बात जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा दो चीजें बढ़ेंगी। ब्रेन में फिट कर लेने का इस पॉइंट को कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटो इलेक्ट्रॉन और फोटो करंट दोनों चीज इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन दूसरा पॉइंट जो था इसका बहुत इंपॉर्टेंट में से है, बहुत बार सवाल पूछा गया पता है इन सब चीजों पे। और दूसरा जो पॉइंट है इन्हीं में, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में ही, वो ये है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वो रोकने वाला वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल जो है वो डज नॉट डिपेंड्स, डिपेंड ही नहीं करता किस पे, इंटेंसिटी पे, डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यहाँ लिख देता हूँ मैं, राइट, कि इंटेंसिटी को जितना मर्जी चेंज कर लो स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि वी नोट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डज नॉट है। तो फिर से दो चीजें हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने पे दो चीजें बढ़ेंगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी में एक छोटा सा ग्राफ भी था, तीसरा पॉइंट है अपने पास कि ग्राफ कैसा बनता है। और ये ग्राफ कई बार बनाने के लिए भी आया हुआ है, मैं वो ये नहीं 3D मतलब दोनों एक्सिस लेना पड़ेगा हमें। ये वाला ग्राफ कई बार बनाने को भी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि ड्रॉ कीजिए इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट का ग्राफ। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में आप लिखते हो फोटो करंट, फोटो करंट मतलब वही करंट जो इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है। और दूसरा एक्स एक्सिस में हम लिखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर वोल्टेज लिख दिया करो आप, या फिर पोटेंशियल लिखो, पोटेंशियल, राइट। सबको पता है इधर का पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा और इधर का पोटेंशियल नेगेटिव में होगा, एक्स एक्सिस में माइनस का एक्स एक्सिस से ही। तो ऐसा करके हम फोटो इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल का ग्राफ बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ में से एक माना जाता है सीबीएसई बोर्ड के लिए। और इसमें ग्राफ कैसे बनता है देखो, हम एक जगह जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब माइनस का नेगेटिव वोल्टेज ना, तो इधर क्यों आओ माइनस में कहीं पे भी एक जगह हाईलाइट कर दो और यहाँ पे मार्क कर दो ये वी नोट है, माइनस में है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और यहाँ से कर्व बना के जैसा ग्राफ बना रहा हूँ, जैसा डिजाइन बना रहा हूँ वैसा ही डिजाइन बनाना है आपको। बच्चे उल्टे सीधे ग्राफ बनाते हैं जिसमें नंबर करता है, पहले कर्व करके एस शेप का ग्राफ बनाओगे, ऐसे करके कांस्टेंट करोगे, फिर इसी में से दूसरा भी निकालोगे वो भी थोड़ा एस शेप करके और ऊपर लेके जाओगे, एक इसी में से और निकालोगे वो भी थोड़ा एस शेप होना चाहिए और फिर ऊपर जाके कांस्टेंट कर देना, कैसे करके कम से कम 3 लाइन ऐसे करके एस शेप में बनाओगे आप। और इसमें लिखोगे कि ये हमारा इंटेंसिटी I1 का है, ये हमारा इंटेंसिटी I2 है और ये हमारा इंटेंसिटी I3 पे। देखो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा करंट, तीसरे में करंट सबसे ज़्यादा है यानी कि तीसरी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो इसी के नीचे आप यहाँ पे नीचे में लिख भी दोगे कि I3 बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू I2 और एज कम्पेयर टू I1, ऐसे करके ग्रेटर में लिख दिया हमने। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बनाने को आता है। इसके बाद अपने पास जो होलाचन लेनार्ड है उसमें चौथी और लास्ट बात जो थी वो फ्रिक्वेंसी को लेके थी। मैं देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो होलाचन लेनार्ड है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इस चैप्टर में। होलाचन लेनार्ड, आइंस्टाइन और डी ब्रोगली, यही 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से होलाचन लेनार्ड में हमें 3 बातें समझ में आती है।
पहला जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, वर्क फंक्शन के बारे में बताया था, फिर दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। इन सब का नोट बना लेना, नोट्स बनाना कंपलसरी है। और जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ इसका एक, जितना जो ये बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ इसी की एक पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप डाउनलोड करके बाद में भी नोट बना सकते हो। अब है अपने पास चौथा पॉइंट, होलाच एंड लेनार्ड का चौथा पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, वो था फ्रीक्वेंसी के लो के। हम इतने ही जगह में खत्म करेंगे, आसानी है वो। मैं आप लिख देता हूँ। चौथा पॉइंट जो था वो था हमारे पास, जैसे हमारा पहला वर्क फंक्शन, दूसरा ये, तीसरा ये, और रोमन नंबर में लिख रहे थे तो हम इसको रोमन नंबर में ही लिखेंगे। चौथा ऐसे कर देंगे और लिखेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। पहले इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी था, अब इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे या फिर कम करने पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। उसमें सबसे पहला पॉइंट था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है इस बार, कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है हमारा, स्टॉपिंग पोटेंशियल मैं जल्दी से लिख देता हूँ, वही नेगेटिव वोल्टेज ये वाला, कि जैसे जैसे यहाँ पे जो रेडिएशन गिरा रहे हो आप, मान लो यहाँ जो रेडिएशन गिर रहा है वो 50 हर्ट्ज की थी, तो स्टॉपिंग वोल्टेज लग रहा है आपको माइनस का 50। अब मैंने इसको 100 कर दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, 80 हो जाएगा। अब मैंने इसको 150 कर दिया तो ये मान लो 100 हो गया। मैंने इसको 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी, हर्ट्ज बढ़ा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, पहले 50 हर्ट्ज, फिर 100 हर्ट्ज, फिर 150 हर्ट्ज, फिर 200 हर्ट्ज वाली लाइट दी। और इंटेंसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, इंटेंसिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रॉन रुक जाए। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा कब, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज करोगे। अब जरूरी नहीं है कि बराबर बढ़ेगा, उसका भी ग्राफ अलग है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात जो थी कि अगर आपने इंटेंसिटी में छेड़खानी नहीं करी है तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज और डिक्रीज करने से फोटो करंट और फोटो इलेक्ट्रॉन पे, इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इस बार उल्टा हो गया। वहां पे देखो, यहाँ पे क्या था, ये दोनों चेंज हो रहे थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा था। फ्रीक्वेंसी में उल्टा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है, ये दोनों चेंज नहीं होंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन कह दूं या फिर फोटो करंट कह दूं, मैं सीधे करंट लिख देता हूं यहाँ पे, डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी? ऑफ इंसिडेंट लाइट। यहाँ पे लिख देता हूँ ये भी मैं, इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता फोटो इलेक्ट्रॉन और फोटो करंट। तो ये हो गए 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट इसमें भी ग्राफ था। देखो, इसमें मैंने आपको बहुत आसान से 3 चीज समझाई। पहला कौन कौन चेंज होगा, दूसरा कौन चेंज नहीं होगा, और तीसरा ग्राफ कैसा था। सेम चीज है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी, पहले कौन चेंज हो रहा है, कौन चेंज नहीं हो रहा है, और फिर है एक छोटा सा ग्राफ जो कि हम यही बना देंगे। देखो, इसमें भी सेम टाइप का ग्राफ बनता है। आप ऐसे करके दोनों एक्सिस लोगे, ऐसे करके मैं दोनों एक्सिस खींच देता हूँ, फिर से वो सेम है, मतलब एक्सिस में जो यहाँ पे फोटो करंट था और पोटेंशियल था वो सेम रहेगा। यहाँ पे हम फोटो करंट लेंगे, वाई एक्सिस में फोटो करंट की ही बात होगी, और यहाँ पे पोटेंशियल ही होगा, एक्स एक्सिस में पोटेंशियल होगा। ये पोटेंशियल लिखा हुआ है, ये प्लस का होगा, इधर माइनस का होगा, राइट, ऐसे करके। अब हमें क्या करना है, इस बार 3 अलग अलग वेव बनानी। जैसे ये था ना, तो इसी को उल्टा करके लगाना, दिखाता हूँ मैं कैसे करके। यहाँ से एक करंट पकड़ोगे, ऊपर से स्टार्ट करोगे आपसे, ठीक है। ऊपर से हमने स्टार्ट किया, एक ग्राफ लेके आए और एस बना के कहीं पे भी ऐसे करके कटवा दिया। जहां पे कटा वहां पे आप मार्क करोगे माइनस का V01। ये पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, यानी कि पहली फ्रीक्वेंसी पे पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर इसी में से करंट सेम रहेगा, करंट चेंज नहीं होगा, और इसी में से लेके थोड़ा सा कर्व करके आप दूसरी जगह काटोगे जहां पे माइनस का V02 कहोगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर से बढ़ गया और चेंज हो गया। फिर से तीसरा, इसी में से करंट को चेंज ना करते हुए हम तीसरा भी लेंगे, कम से कम 3 लाइनें दिखाते हैं दोनों ग्राफ में, और यहाँ पे माइनस का V03 लिखोगे आप। अब इसमें लिखोगे, जैसे इसमें आपने इंटेंसिटी लिखा था अलग अलग, इसमें फ्रीक्वेंसी लिखोगे कि ये न्यू1 है, ये न्यू2 वाली है, और ये न्यू3 है। सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका है? तीसरे वाले का, राइट। फिर किसका है? दूसरे का। फिर किसका है? पहले का। देखो, पहले में तो इतना दूरी है, दूसरे में इतनी ज्यादा, और तीसरे में तो बहुत ज्यादा है, उंगली छोटी पड़ गई मेरी। तो फिर से हम बोलेंगे तीसरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसलिए तीसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, या फिर उल्टा बोल सकते हैं तीसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है इसलिए तीसरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो ये लिखना पड़ता है न्यू3 इज ग्रेटर देन न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1, ऐसे करके बस लिख दिया। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। 2 नंबर में, और फिर टोटल कॉन्सेप्ट 3 नंबर में आराम से आता है। और नीट वालों में भी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं होलाच एंड लेनार्ड में।
तो जल्दी से जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ा है उसका एक नोट बना लेना कंपलसरी है। ये सबसे शॉर्ट नोट है जो कि मैं आपको अवेल कर रहा हूँ, वो भी समझाते हुए। और इसकी ही पीडीएफ नीचे है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इजली नोट बना सकते हो। इस चैप्टर के जो 2 पॉइंट है एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का और डी ब्रोगली का, वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ 2 वीडियो में।